Hello students. Today we will take few problems on Coulomb's law of class 12 chapter 1 of physics. To know about Coulomb's law, its vector form, please watch my video on Coulomb's law. To get notification of my all videos, please subscribe my channel. So students, we will take first problem. One comb drawn through a person's hair on a dry day causes 10 raised to power 12 electrons to leave the person's hair and stick to the comb. So on this situation we have three questions. First is A. In the force between the comb and the hair attractive or repulsive? What is the magnitude of this force when the comb is 1.0 meter from the person's hair? And third, is there a transfer of mass from person's hair to the comb? तो स्टूडेंट अभी हम पार्ट बी ऑफ प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें हमें मैग्नीट्यूड निकालना है कॉम्ब और हेयर के बीच में, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 मीटर का। अब हमने ये देखा है कि कॉम्ब पे जो है हेयर से इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, कितने 10 रेज़ टू पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स हेयर से हमारे कॉम्ब पे शिफ्ट हो गए हैं। तो इसका मतलब है कॉम्ब के ऊपर हमारा जो टोटल चार्ज है वो 10 रेज़ टू पावर 12 ई है। दैट इज हम इसे लिख लेते हैं चार्ज क्यू ओवर सी, यानी कॉम्ब इसको इक्वल लिखते हैं 10 रेज़ टू पावर 12 इंटू माइनस 1.6, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो दिट इज इतने कोलम हमारा ये चार्ज आ गया है, जो कि टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 19 में से 12 निकाल लिया हमने, तो -7 कूलम। अब जितना चार्ज हमारा कॉम्ब के ऊपर आया है उतना ही हेयर ने लॉस किया है। तो हेयर की जो ऊपर चार्ज है दैट विल बिकम पॉजिटिव, जो मैंने पहले प्रॉब्लम में आपको बताया ही है कि जो चार्ज है उसमें पॉजिटिव होगा। तो इट इज इक्वल टू 1.6 पॉजिटिव इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 कूलम। हमने चार्ज का पहले ही दिखाई दिया है कि चार्ज जो है नाइदर क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर। तो यहाँ पे जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो टोटल जो हमारा नेट चार्ज है देखा जाए तो ओवरऑल सिस्टम पे 0 है। तो क्यूसी और क्यूएच हमने निकाल लिया है। फोर्स का हमें पता ही है, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू के इंटू क्यूसी क्यूएच फोन आर स्क्वायर। अब आपको सबकी के की वैल्यू आपको बताइए 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। के की वैल्यू आपके पास है, क्यूसी की वैल्यू है, क्यूएच की वैल्यू है, आर की वैल्यू है। इन सब की वैल्यू को आप डाल के दैट इज 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 टू 1.6 10 रेज़ टू पावर -7 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। हम मैं नेगेटिव बाहर ले लिया है क्योंकि एक चार्ज का नेगेटिव वाला, तो क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव है, नेगेटिव फोर्स से आपको क्लियर कट पता चलता है। एंड देन 1.0 का होल स्क्वायर। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द रिजल्ट दैट इज -2.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 न्यूटन। सॉल्यूशन आपको मिल गया प्रॉब्लम्स का, और आप इसको एक बार ट्राई करके दूसरी वैल्यूज के साथ आप ट्राई करके देखिए। यहाँ पे आपको मेन यही निकालना है कि चार्ज ट्रांसफर जो हुआ कॉम्ब और हेयर के बीच में उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। Friends, now we will take solution of C part of the problem. So it says that is there a transfer of mass from person's hair to comb? तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि क्या हेयर से कॉम्ब में कोई मास ट्रांसफर हुआ कि नहीं। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, वी हैव टू फाइंड मास सर हुआ है कि नहीं। तो हमें गिवन क्या है कि चार्ज ट्रांसफर हुआ, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेंज हुए हैं फ्रॉम हेयर टू कॉम्ब। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल हैविंग मास। सो इलेक्ट्रॉन्स का अपना एक मास होता है, दैट वी नो दैट, आप सबको उसकी वैल्यू भी बताओगी, दैट इज 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 kg इलेक्ट्रॉन का मास है।
सो क्लियरली अगर एक पार्टिकल जिसका मास है वो हेयर से कॉम में जाएगा तो दैट मीन्स देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास ऑल्सो, और जो मास का ट्रांसफर हुआ है दैट इज मास ट्रांसफर्ड, उसको हम निकाल सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए 10⁻12 और कितना उसका मास है पर इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इच इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 में से 12 को निकालेंगे दैट इज -90 kg। सो क्लियरली स्टूडेंट्स यहाँ पे मास ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का आप याद रखिए जो भी चार्ज पार्टिकल है उसका अपना मास जरूर होता है। तो अगर वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर होता है तो मास भी ट्रांसफर होता है, लेकिन वो काफी निग्लिजिबल होता है क्योंकि उसका अपना साइज भी काफी कम है। सो स्टूडेंट्स हम लोग अभी इसकी सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर इन एयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको तीन चीजें दे रखी है। फर्स्ट इज टू अल्फा पार्टिकल्स, उनके बीच का डिस्टेंस और उनके बीच में क्या सब्सटेंस दैट इज देयर एयर। तो आपको क्या निकालना है कूलम फोर्स। तो आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो K की वैल्यू कांस्टेंट आपको पता है, R गिवन है। अब आपको ये देखना है Q1 Q2 है। यहाँ पे एक वन थिंग क्लियर है, Q1 इज इक्वल टू Q2 क्योंकि दोनों अल्फा पार्टिकल है। लेकिन व्हाट इज वैल्यू ऑफ, हम इसको Q लिख देते हैं, बट व्हाट इज Q। अब आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल में जो चार्ज है वो +2 E होता है। आपको कुछ पार्टिकल्स के बारे में, उनके चार्ज के और उनके मास के बारे में पता रहना चाहिए जो जनरल है, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है हर क्वेश्चंस में उनकी वैल्यू दी जाए कि व्हाट इज देयर चार्ज, व्हाट इज देयर मास। तो जैसे अल्फा है, बीटा है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अल्फा जो चार्ज है दैट इज +2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आपको Q निकल गया, यू हैव टू जस्ट पुट अप द वैल्यू है। सो F जो आपकी आ जाती है K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। उसके बाद आप Q1 Q2 की वैल्यू लिख लेंगे दैट इज 2 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू R की वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻⁻15। लेकिन आपने यहाँ पे क्लियर कर देखा कि R मीटर में है। अगर R मीटर में नहीं होता, आपको सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, नैनोमीटर में है, पिकोमीटर में है, जिसमें भी है आपको उसे फर्स्ट मीटर में चेंज करना है, क्योंकि आपकी जो यहाँ पे आपने ये कांस्टेंट लिया है ये आपने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिया है। तो आपकी जो यूनिट्स है, चार्ज भी कूलम में होना चाहिए, डिस्टेंस भी मीटर में होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी फाइनल फोर्स आएगी दैट कम्स आउट टू बी 19 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स वी विल टेक थर्ड प्रॉब्लम। हाउ फार अपार्ट टू प्रोटॉन्स बी इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted by one on the other is equal to the weight of the electron। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है दो प्रोटॉन के बीच में, इस तरह से कि उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको क्या दिया हुआ, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिकल्स क्या है, दो प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन, सबसे पहले आपको चार्ज देखना दैट इज Q। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है दैट इज +E, इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेकेंड चीज आपको क्या दे रखी है, सेकेंड चीज आपको ये दे रखी है कि जो टोटल फोर्स है दोनों के बीच में वो इक्वल है वेट के बराबर, यानी F इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम FE लिख देते हैं। F इज इक्वल टू FG, यानी G की बजाय आप इसे लिख सकते हैं G लिख लेते हैं हम, क्योंकि ये ग्रेविटी से रिलेटेड है। तो हम, और हमें पता है कि Fg दैट इज वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू m इंटू जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ग्रेविटी वेट। तो दैट कम्स आउट टू बी, वेट आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻31, ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता ही है 9.8,
सो दिस इज द टोटल फोर्स दैट इज गिवन। अब आपको एफ ई का फॉर्मूला पता है, दैट इज एफ ई इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। आपको Q की वैल्यू पता है, यहाँ पे आपको एफ ई की, आपको यू नो इट, इसका भी आपको पता है, K का भी आपको पता है, यू हैव टू फाइंड दिस। तो जब हम इसे लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ई is equal to K into Q1 Q2 by R square। Now we reshift it, we get R equal to R square कर लेते हैं पहले आपको क्लियरली, R square equal to K into Q1 Q2 by फोर्स। एफ पी और एफ जी इक्वल है तो अब यहाँ पे हमने फोर्स ही लिख लिया। आपको Q1 Q2 की वैल्यू पता ही है, K की वैल्यू पता ही है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9.9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 into 10⁻⁻19 into 1.6 into 10⁻⁻19 divided by 9.1 into 10⁻31 into 9.8 is equal to R square। So students, you have to solve this and you get the value of R as it's come out to be 5.1 मीटर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को आती है और उसमें आपका टाइम वेस्ट करेंगे। मेन थिंग आपको यहाँ पे क्या चीज़ देखनी है, जब भी आपको चीज़ आप कोई भी प्रॉब्लम करें तो उसमें आपको देखना आपको क्या क्या चीज़ दी हुई है। जैसे यहाँ पे आपको 2 प्रोटॉन्स दिए हुए हैं तो 2 प्रोटॉन्स लिखते ही आपको चार्ज पता चल जाता है, ठीक है, दैट इज क्यू। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एफ ई इक्वल टू एम जी, दैट कम्स आउट टू बी दिस। उसके बाद आपने जस्ट उस फॉर्मूले में से पुट करके वैल्यू निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, वी विल टेक वन मोर प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम इज ऑन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। सो वी हैव 3 चार्जेस लाई अलोंग एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर, दैट इज Q2 Q3 एंड Q1। द पॉजिटिव चार्ज Q1 is equal to 10 microcoulomb is at x equal to 3 meter. If the positive charge Q2 at origin, where must be a negative charge Q3 be placed on x axis such that resultant force on it is 0। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे 3 चार्जेस दे रखे हैं, Q1 Q2 और Q3। Q3 जो है वो नेगेटिव चार्ज है, Q1 और Q2 पॉजिटिव चार्ज है, जिनकी पोजीशन हमें दे रखी है Q2 की और Q1 की। Q2 is at origin, that is at 0, and Q1 is at 3 meter distance from it on x-axis, that is they are on x-axis। We have to find the point on which Q3 is placed, that is its distance from Q2 or we can say from Q1, so that the force on Q3 is 0, that is force on Q3 due to Q2 and Q1, the resultant will become 0। क्लियरली Q3 इज अ नेगेटिव चार्ज, तो Q2 और Q1 के बीच में जो फोर्स होगी दैट गोस इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली Q1 और Q3 जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, दिस बिकम इन दिस डायरेक्शन, इनका रिजल्टेंट 0 होगा। तो हम इस वाली फोर्स को लिख देते हैं F23, इसको लिख देते हैं F13। ये दोनों हमारी 0 हों, दैट इज what should we get, magnitude of F23 should be equal to magnitude of F13। अब हम लोग यहां से एक एजम्पशन लेते हैं कि ये 0 है, तो इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर इज x। ये x है, टोटल 3 मीटर है, तो जो रिमेनिंग हुआ दैट बिकम्स 3 माइनस x। हमें वैल्यू निकालनी है x की, कंडीशन ये सेटिस्फाई करते हुए, तो हम F23 को लिख लेते हैं, दैट इज K Q2 इंटू Q3 बाय एक्स स्क्वेयर, एंड दिस कम्स आउट टू बी K Q3 Q1 बाय 3 माइनस एक्स का होल। अब क्लियरली चार्ज Q3 जो है वो दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है,
तो इट्स मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड, हमने यहाँ पे क्या रखा है. सो व्हाट वी गेट बाय Q2 by x square is equal to Q1 by 3 minus x का होल स्क्वायर. आपको Q2, Q1, x इन सब की वैल्यूज पता है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं. अभी आपको पहले इसको सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई लिख देता हूँ. Q2 is equal to 3 minus x का होल स्क्वायर equal to Q1 x square. Finally you get the equation like this. Q2 9 प्लस में x स्क्वायर माइनस में 6x इक्वल टू Q1. सो स्टूडेंट्स, नाउ हम यहाँ पे Q2 और Q1 की वैल्यू डाल देते हैं. सो वी विल पुट Q2 की वैल्यू ऑफ Q2 दैट इज 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, 9 स्क्वायर माइनस में 6x इक्वल टू अगेन 10 इंटू माइनस 6 इंटू एक्स. तो स्टूडेंट्स, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता नहीं यहाँ पे मुझे डिटेल करके आपको इसके बताने की जरूरत है इसे कैसे सॉल्व करेंगे. यू गेट इट एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 9 इक्वल टू 0. और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन आप लोग निकाल लेंगे. दैट्स कम आउट टू बी x इक्वल्स टू माइनस 6 दैट इज माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट 36 प्लस 36 ऑन 2. सर आपको ये फॉर्मूला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता ही होगा. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4ac b स्क्वायर अपॉन 2, ये आपको पता ही होगा. तो इससे हमें जो x की वैल्यू निकलती है वी गेट टू वैल्यूज. वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव. दैट इज x इक्वल टू 1.24. इसमें दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, दिस इज नेगेटिव वैल्यू. तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन निकलता है कि क्या दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी? नहीं. वी विल ओनली टेक द पॉजिटिव वैल्यू. द क्वेश्चन अराइजेस कि नेगेटिव वैल्यू हम लोगों ने क्यों नहीं लिया. अब आप डायग्राम को ध्यान से देखिए. अगर Q3 पॉजिटिव है तो वो Q1 और Q2 के बीच में लाई करता है. इट इज 1.25 यहां से डिस्टेंस. अगर ये नेगेटिव है तो इट लाइज इन दिस साइड. और जब आप इस साइड में जाते हैं दैट इज अगर यहां पे आप Q3 लेते हैं तो आप फोर्स का दोनों फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी. तो हमारा जो क्वेश्चन है कि फोर्स जो हम इक्वल लेते हैं ताकि ये निग्लेक्ट हो जाए, एक दूसरे को कैंसिल करें, यहां पे फोर्स ऐड हो जाएंगे. इस केस में F23 और F13 का अपोजिट डायरेक्शन थी तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए. और इस केस में जो क्या होगा, F23 और F13 दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वो ऐड हो जाएंगी. तो नेट फोर्स जो है Q3 पे 0 नहीं होगी. इसलिए ये जो हम माइनस नेगेटिव वैल्यू जो होती है उसको हम लोगों ने निग्लेक्ट कर दिया. और पॉजिटिव वैल्यू दैट इज कैन से दैट x इक्वल टू 1.24 का सही सॉल्यूशन. तो आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे आपको ऑप्शंस में दोनों वैल्यू दी जा सकती है. तो ऐसे केसेस में आपको ये चीज ध्यान रखनी है. और कभी कभार क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो बहुत सिंपल होता है. उसमें आप सिर्फ ये देख के कि उसका साइन किस तरफ है, वो कहां पड़ेगी, आप लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, यानी करेक्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी विल टेक वन मोर प्रॉब्लम. अभी तक हमने जो पिछली प्रॉब्लम ली है वो हमने वन डायमेंशन में ली थी. दैट इज चार्जेस आर अलोंग एक्स एक्सिस ओनली. इसमें हम लोग एक्स और वाई दोनों को ले लेंगे. तो कंसिडर 3 पॉइंट चार्जेस लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ ट्रायंगल वेयर Q1 is equal to Q3 is equal to 10 microcoulomb and Q2 is equal to minus 4 microcoulomb and R is equal to 0.2 meter. Find the resultant force on Q3. तो हमने Q3 पे फोर्स निकालनी है. ठीक है, दैट इज जो हम सॉल्यूशन हमें फाइंड क्या करना है, F3. तो हमें जो पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं वो उस डायग्राम से आप देखिए. दैट इज Q1 हियर, Q2, Q3. दो इनके बीच का डिस्टेंस हमें R दिया हुआ है और ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और ये 90 डिग्री है क्लियरली. तो ये 45 डिग्री हो गया. अब आपको ये वैल्यू निकालना है
पाइथागोरस थ्योरम से काफी मुश्किल नहीं है, अगर हम निकालेंगे तो इट्स कम आउट टू बी √2r। तो क्लियरली आपको पता ही है a² + b² = h²। तो उससे हमने ये वैल्यू निकाल ली है। अब क्वेश्चन होता है कि Q3 पे कौन कौन सी फोर्सेज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो Q3 में फोर्स है वो Q1 की वजह से है, वो हम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। इसको हम लिख देते हैं F ऑन चार्ज Q3 ड्यू टू 1। अगेन दूसरी जो फोर्स है वो Q2 के से है। अब लेकिन Q3 और Q2 जो है अपोजिट चार्जेस है, तो उनके बीच की फोर्स का डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स ईच अदर, यानी Q3 की फोर्स अट्रैक्टिव होगी। तो दैट्स गोज टू दिस एंड वी राइट इट एज F3(2). तो अब हमें इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको F31 पता है कि F31 आप क्लियरली लिख सकते हैं। F31 की इक्वल टू क्या हुई, चार्ज Q3 Q1 के तो है ही, Q3 Q1 डिस्टेंस √2r, दैट इज √2r का होल स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज K Q1 Q3/2r²। तो ये आप इक्वेशन वन रख लीजिए। सिमिलरली इसका अभी हमने मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन नहीं लिखी। ओके, सिमिलरली हम जो दूसरी निकालेंगे F32 वो आ जाएगी F Q1 Q3 की जगह आ जाएगा Q2 Q3/r²। क्वेश्चन अब राइज करता है कि हमें इनका वेक्टर सम लेना है यहाँ। ठीक है, अब वेक्टर सम जो है आप लोग, क्योंकि यहाँ पे F3 F1 का आपको एंगल पता है, सब कुछ पता है। अब हम क्या करते हैं, F3 जो है उसका डायरेक्शन क्या है, x एक्सिस में ही, यदि हम लोग देखा जाए तो इट इज टुवर्ड्स -i, क्योंकि i की डायरेक्शन इस तरफ होती है, i वेक्टर की, तो ये -i हो गई। अब हमें F31 की लगानी। F31 के दो कंपोनेंट होते हैं, एक इस डायरेक्शन में दैट इज y कंपोनेंट, इसको हम F31 का y कंपोनेंट लिखते हैं, और एक इस डायरेक्शन में दैट इज F31 का j कंपोनेंट। क्लियरली आप देखिए F31 का जो y कंपोनेंट है वो ही F3 का y कंपोनेंट होगा, क्योंकि इसका कोई भी y कंपोनेंट नहीं, यानी j डायरेक्शन में कुछ नहीं है। तो ये हमारा रिजल्टेंट इसका ये रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम जो आपने पहले मैंने बताया ना F31 = K Q1 Q3/2r²। अब यहाँ पे हम Q1 Q2 की वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज K वैल्यू इज 9 × 10⁻9 इंटू Q1 आपका कितना है, दैट इज 10 × 10⁻6। Q3 की वैल्यू वही है 10 × 10⁻6 एंड देन इट इज डिवाइडेड बाय 2 × 0.02²। So we get the value is equal to 11 न्यूटन। ये F31 का मैग्नीट्यूड आ गया। सिमिलरली F32 का मैग्नीट्यूड भी हम लोग निकाल लेंगे, विच कम आउट टू बी 9.0 न्यूटन। अब हमें क्योंकि वेक्टर एडिशन करना है तो हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो F31 को हम लोग ऐसे लिख लेंगे 11, मैग्नीट्यूड को हम लोग बाहर लिखते हैं, अंदर लिखते हैं हम cos 45 डिग्री, 45 डिग्री का यहाँ पे एंगल है, इंटू यूनिट वेक्टर I प्लस में साइन 45 डिग्री जी। सिमिलरली F32 9.0 इंटू -i। अब मैं स्टूडेंट्स आपको ये समझा देता हूँ इसको कैसे लाया गया। यहाँ पे हमारा 45 डिग्री का एंगल है, तो जब हम ये वाला इस बेस के साथ, तो आपका जो ये डायरेक्शन रहेगी इट विल बिकम cos 4, ये भी आपका 45 डिग्री है। ये आपको ट्रायंगल लॉ से आपको ये पता होगा कि ये कैसे निकला, इजीली आप लोग निकाल लेंगे। 45 डिग्री ये है तो टोटल 90 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री ये होगा, 45 45 90 होता है। तो इस डायरेक्शन में हमारा cos है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा साइन होता है, तो इसीलिए cos 45 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री टू वैल्यूज हो गई। एंड F32 इज इक्वल टू वो माइनस में है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट टू I है।
अब F3 जो है फाइनल जो हमें रिजल्टेंट है दैट इज अ वेक्टर सम ऑफ F31 प्लस में F32। तो हम x डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे और y डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द वेक्टर सम। सो x डायरेक्शन की कंपोनेंट ये है, हो गए हमारे पास -9.0 राइट फर्स्ट F31 का ही कंपोनेंट लिखूंगा, इट इज 11/√2 cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस में 9i प्लस में sin 45 डिग्री तो 11/√2 जी। ठीक है, जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो वी गेट इट -1.22i प्लस में 7.88। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपको मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता ही है स्टूडेंट्स कि जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का इट इज, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें इट्स कम आउट टू बी √ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में y कंपोनेंट का स्क्वायर, जिसे हम लिखते हैं ना fx का होल स्क्वायर fy का होल स्क्वायर। हम लोग ये वैल्यूज डालेंगे -1.22 का होल स्क्वायर प्लस में जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे इट इज 7.8, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 7.8। अब जब इसको ऐड करेंगे तो आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अभी आपने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अगर आपको वैसे तो वेक्टर फॉर्म पता है, लेकिन अगर हम ये देखें कि वो x से कितने डिग्री पे है, तो जब हम अब ये भी आपको पता है तो वी नो दैट कि एंगल जो होता है दैट इज tan अल्फा, अल्फा इज एंगल विथ x एक्सिस इज कम्स आउट टू बी fy अपॉन fx, दैट इज fy अपॉन fx इज इक्वल टू 7.78 अपॉन 1.22 which comes out to 6.37 और अल्फा की वैल्यू जो आ जाती है दैट कम्स आउट टू 81.1 डिग्री। अब इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, अभी आपको पता चल गया है कि एंगल इट मेक्स विथ अल्फा एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन किस डायरेक्शन में, क्योंकि यहां पे जो अल्फा है दैट इज माइनस। सो अगर आप फिगर को देखेंगे ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो जो रिजल्टेंट है वो आपका इधर आएगा। क्यों? अब आपको ये डायरेक्शन देखनी है, आप क्लियरली देखिए आपका x जो है i की डायरेक्शन माइनस में, तो जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो इसके इधर आएगी। दैट मीन्स कि वो जो आपका जो एंगल है दैट इज -81 इधर इस तरफ से है, तो एग्जैक्ट एंगल आपका आएगा, क्योंकि वो है दैट्स कम्स आउट टू बी 180 माइनस में 81.1 it's come to 98 point from positive x axis। so जो हमारा रिजल्टेंट है दैट्स कम्स आउट टू बी इन दिस डायरेक्शन। अब आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे माइनस क्यों किया हमने, प्लस क्यों नहीं किया। जब आप अगर आप इनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ प्लस माइनस के साइन भी डालते हैं तो इट्स कम्स आउट टू बी माइनस। ओके, और अब आपने क्लियरली आपको आई वेक्टर और जे वेक्टर का वैल्यू पता है, तो उसके अंदाजा आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि जो एंगल है वो आपका -x के साथ निकला है आपका या पॉजिटिव x के साथ निकला है। क्लियरली यहाँ पे x नेगेटिव है तो आपका जो एंगल निकला है वो नेगेटिव x यानी ये वाला निकला है अल्फा, और आपको ये एंगल चाहिए एक्स एक्सिस। जब हम एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल डिफाइन करते हैं तो पॉजिटिव साइड से करते हैं, तो इस कम्स आउट टू बी 98.9 डिग्री। So students, we will take one more problem. This is more typical than the previous ones. So listen carefully. Two identical balls, each of mass 0.2 gram, 0.20 gram, carry identical charges and are suspended by two threads of equal length. At equilibrium, they position themselves as shown in figure.
फाइंड द चार्ज ऑन द आइदर बॉल। तो स्टूडेंट्स हमें क्या दिया हुआ है कि दो बॉल्स हैं, दे आर चार्ज बॉल्स, वो एक थ्रेड से कनेक्टेड है। एट इक्विलिब्रियम हमें पोजीशन दे रखी है, दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम दे आर स्टेशनरी एट दैट पॉइंट, दे आर नॉट मूविंग, ऑल फोर्सेज आर एट दैट पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर एंड कैंसल्स आउट। तो यहां पे हमें इनके ऊपर जो चार्ज है दैट इज फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस बॉल, इस पे तीन फोर्सेस लग रही हैं। तो दीज आर, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दो चार्ज है क्योंकि दोनों सेम है, तो दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है। सो वी हैव अवे फ्रॉम द चार्ज, दैट एफ ई। सेकेंड है टेंशन, टेंशन की फोर्स जो है वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द होती है। एंड थर्ड इज ग्रेविटी, ग्रेविटी हमेशा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स होती है। तो ये तीन फोर्सेज हैं, दीज ऑल थ्री फोर्सेज बैलेंस्ड ईच अदर। एट इक्विलिब्रियम का मीन्स यही होता है कि जो जितनी भी फोर्सेज बॉल पे लग रही हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। सो द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्स आर, तो हमें यहाँ पे देखना है कि इन सभी का जो y कंपोनेंट है और जो x कंपोनेंट है वो इक्वल होना चाहिए ईच अदर, मतलब वो कैंसल्स आउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए m, यहाँ पे आपको मास दे रखा है, g की वैल्यू आपको बताइए, यू गेट द वैल्यू। याद रहे यहाँ पे जो मास आपको ग्राम में दे रखा है आप उसे केजी में चेंज करके यू गेट दिस वैल्यू। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी, आप खुद निकालिएगा। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि यहाँ पे जो फोर्सेस लगी हुई हैं उनके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को इक्वेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द y कंपोनेंट्स। तो अगर आप क्लियरली देखेंगे यहाँ पे टेंशन जो है, टेंशन इस डायरेक्शन में, इसके दो कंपोनेंट है, वन इज हॉरिजॉन्टल दैट इज 10 cos 60 डिग्री एंड वन इज वर्टिकल दैट इज 10 sin 60 डिग्री। दूसरी फोर्स जो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसका कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, यानी वाई डायरेक्शन में एफ ई का कोई कंपोनेंट नहीं है। और जो ग्रेविटी फोर्स है उसका वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है दैट इज डाउनवर्ड अपोजिट टू द 10 6। तो वट फॉर एट इक्विलिब्रियम 10 sin 60 डिग्री माइनस में एम जी शुड इक्वल टू 0। तो ये लोग कैंसल आउट होने चाहिए, कैंसल आउट होने चाहिए एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो अब हमें यहां से क्या, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे सो वी गेट द वैल्यू ऑफ टी sin 60 डिग्री इज इक्वल टू एम जी। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड वी गेट टी इक्वल्स टू 2.26 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद ही कैलकुलेशन कीजिए, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको करना कैसे। अब हम एक्स डायरेक्शन में देखते हैं। एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे हमारी तो फोर्स है, एक तो एक्स डायरेक्शन में टेंशन का कंपोनेंट और एक हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंप्लीटली, दैट इज 10 t cos 60 डिग्री माइनस में एफ ई मस्ट इक्वल्स टू 0। क्योंकि इक्विलिब्रियम में सभी फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगी तो हमारा जो हर कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो 0 होना चाहिए हर डायरेक्शन में, वाई में भी और एक्स में भी। तो वी गेट टी cos 60 डिग्री इक्वल्स टू एफ ई, और यहां से जो हमें टी की वैल्यू यहां मिल गई है, हम इस टी की वैल्यू को यहां पुट करके एफ ई की वैल्यू जो निकाल लेंगे दैट कम्स आउट टू 1.13 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब जो एफ ई वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आपको एफ ई का फॉर्मूला पता है, एफ इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाय R²। Q1 और Q2 की वैल्यू सेम है तो हम यहां पे लिख सकते हैं के Q² अपॉन R²। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। सो वी कैन राइट इट एट Q² इज इक्वल टू एफ ई इंटू R² अपॉन के। और आपके पास यहाँ पे सारी वैल्यूज हैं, एफ ई की वैल्यू भी डाल देते हैं 1.13 इंटू 10⁻³ आर की वैल्यू आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 मीटर, सो इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। के की वैल्यू यू नो इट 9 इंटू 10⁻²। सो व्हाट द वैल्यू ऑफ आर यू गेट इट 0.177 माइक्रो, सॉरी नॉट वैल्यू ऑफ आर, इट इज वैल्यू ऑफ क्यू जो आपको निकालनी है।
तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार और यहाँ पे बता देता हूँ इक्विलिब्रियम में जो फोर्सेज की को कैसे इक्वल किया गया, क्योंकि मेन जो ये है आपका यही है, बाकी जो कैलकुलेशन है वो तो कोई भी कर लेता है। तो यहाँ पे 3 फोर्सेज है, दैट इज टेंशन अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकी डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसमें एफ की डायरेक्शन इस तरफ नहीं इस तरफ है, क्योंकि रिपल्सिव है। अगर अट्रैक्टिव होगा तो ये तो चिपक ही जाएंगी दोनों बॉल, तो उस केस में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे टेंशन इस तरफ जा रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। टेंशन के 2 कंपोनेंट है, एक साइन इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, और अर्थ का एक ही कंपोनेंट है जो फोर्स ग्रेविटी की वजह से है, दैट इज डाउनवर्ड, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी एक ही कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, वाई डायरेक्शन में जो 2 जितने भी फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम में उनका रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, तो वो हम इक्वेट करते हैं और उससे हम टेंशन निकालते हैं। सिमिलरली एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्स है उनका रिजल्टेंट भी 0 होना चाहिए, उससे हम फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक निकालते हैं। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम उसका फॉर्मूला डाल के आप वैल्यू ऑफ क्यू निकाल लेते हैं। ये काफी सिंपल है, बस आपको ये इक्विलिब्रियम का केस समझ में आना चाहिए।